इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 संविधान निर्माण भाग 2, जिसमें हमें संविधान की जरूरत क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ सामान्य हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की उनके हित उनके तरफ में उनके फायदे की बात, तो अपने फायदे की रखवाली भी चाहते थे कि हमारा जो फायदा है उसमें मेरा पूरा योगदान हो। बहुसंख्यक, जिसका संख्या बहुत ज्यादा है, तो काले लोग थे, तो बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांतों से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों अपने संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। जितने भी अल्पसंख्यक गोरे लोग थे उनको अपनी संपत्ति और विशेष अधिकार जो उनको मिला था उसकी चिंता उन्हें। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। उसके बाद गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत, जितने भी बहुमत था, बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। अब वो लोग बोलते थे कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सब फैसला नहीं होने वाला है। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये बोलते थे कि अल्पसंख्यक लोगों के जमीन पर आप जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। जब तक भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी भरोसा को तोड़ा नहीं जाएगा। क्या गारंटी है? क्या कटप्पा का बाबूजी का बात थोड़े है कि वो बोल देंगे उनके पूर्वज लोग तो महिष्मती साम्राज्य का सब कोई गुलामी करेगा। ऐसे स्थिति में भरोसा बनाने और बराबर रखने का एक ही तरीका है। जो बातें तय हुई है उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, मतलब उनको लिखित तौर पर और पढ़ने के किताबों में डाल दिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने का बाध्य रहे। सब लोग उसे मानने की बाध्यता उनके पास हो कि हम मानेंगे। हर चीज को बार बार आप बोलोगे तो हर चीज को मानना बहुत आसान हो जाता है। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय किया गया लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है कि कैसे क्या होगा। संविधान का मतलब ही है लिखित और पठन रूप में होना। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। उनके अपने मन के अनुसार उसको नहीं बदले तो ही यह निश्चित हो सकता है। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी अपेक्षा नहीं करेगी। उनकी अपेक्षा मतलब उसको नजरअंदाज नहीं करेगा। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। अब संविधान का मतलब समझ गए? फिर से समझो। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए।
वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार अपनी उपेक्षा नहीं कर सकती, अपने मन से उसको नहीं बदल सकती, नहीं बदलाव कर सकती है। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। किसी भी कानून, समुदाय और उसके बाद विचार को लिखित रूप में जहां पर रखा जाता है उसी को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर जगह पर संविधान होता है। हर देश में अलग अलग ढंग से अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालो जितने कटुतापूर्ण नहीं हो। कटुतापूर्ण क्या मतलब, उनके बीच में कट्टरतापन नहीं हो। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? सबसे बड़ा संविधान है हिंदुस्तान का, भारत का। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क करता है कौन? संविधान। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है कि हमें कैसे शासन चलाना है, शासन की पद्धति क्या होगी और कैसे हम देश को चला सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बनाए रख सकते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तहत आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल हो, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। कुछ नियमें बनाना पड़ता है, उसके अनुसार ही हर चीज चलता है, उस ऑफिस से लेकर हर चीज में। कोई भी संगठन हो वहां पे संविधान मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। संविधान इज अ डिसिप्लिन ऑफ इंडिया। संविधान इज अ डिसिप्लिन ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे दुनिया का डिसिप्लिन बताता है संविधान और कानून का किताब। खुद करें खुद सीखें, ठीक है। उसके बाद संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। जितने भी लोग हैं सब मानते हैं। संविधान सर्वोच्चतम कानून है, सबसे ऊंचा कानून है, जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें से प्रमुख बातें हम आपको अभी नीचे बताएंगे, पहला से लेकर चौथा तक। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा या और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार होगा। सबसे जरूरत है कि कौन फैसला ले सकता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अच्छा समाज बनाने के लिए लोगों के जरूरत और उनको जागरूकता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सहयोग देता है, सहायता करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो या कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोग ने अपने संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा, हर जगह पे। अब सब जगह का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। अब ऊपर तक तो हमने नहीं बताया था, लेकिन नीचे से आपको बताएंगे। सबसे पहले इन लोगों के बारे में बताएंगे, उसके बाद ही हम पुस्तक की बात बताएंगे। वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा नाम था वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, जिनका जन्म 1875 में हुआ और उनकी मृत्यु 1950 में हुई। जन्म गुजरात। अंतरिम सरकार में गृह सूचना
एवं प्रसारण मंत्री, वकील, और उनका पेशा क्या था, वकील, और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री में इनका नियुक्ति हुआ था। उसके बाद सरोजिनी नायडू, उनका जन्म था 1889, जो मरी 1949 में, देश आजाद होने के बाद और गणतंत्र लागू होने के पहले। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, कवित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी। अब इतिहास के बारे में देखो, अपने संविधान के इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के ही तरह भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देशों के लिए विभिन्नता भी है और विविधता भी है। विभिन्नता कैसे, अलग अलग जाति समूह के लोग हैं, विविधता अलग अलग भाषा बोलने वाले भी लोग हैं। यहाँ पे देश का संविधान बनाना आसान नहीं था, और कोई हिंदुस्तान का संविधान बना देना कोई आसान काम में गिनती इसका नहीं था। भारत के लोग तब गुलामी की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। विभीषिका मतलब क्या, बंटवारे के कारण जो कष्ट हुआ था उसको झेला था। जैसे पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस समय हजारों हिंदुस्तानी, हजारों पाकिस्तानी क्या, वो भी तो हिंदुस्तान के ही न थे। तो उस समय कत्लेआम हुआ, हिंदुस्तान में कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान में कत्लेआम हुआ, और बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ, बंगाल में कत्लेआम हुआ। हर जगह पर बर्बादी ही बर्बादी हुई थी। ये सब किसके वजह से, मैं ये नहीं बताना चाहता, बाद में बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। 10 लाख लोग मरे थे कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख लोग। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिनमें अच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर लें और कर दें या स्वतंत्र रहें। ये अंग्रेजों ने उनको बोला था, लेकिन ये चाहते थे कि भड़का कर रखो, भारत को एकजुट नहीं होने देना है। वही नारा था किसका, अंग्रेजों का। छोटा है सब। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लग रहा था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। आज जो हो रहा है, आगे जो होगा, उसके सब के बारे में संविधान में लिखा गया है। संविधान जो पढ़ा है वो सब जानता है। अभी आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12 में हो तो आप नहीं जानते होगे, नहीं पढ़े होगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाओ, भारतीय संविधान का एक एक वीडियो को आप देख डालो, उसमें मालूम चलेगा भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। क्योंकि अफ्रीका में संविधान कब बना, 1994 में, और हिंदुस्तान में कब बना, 1950 तक। मतलब 47 से काम चालू था, 50 तक बनकर कंप्लीट हो गया और लागू भी हो गया। 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र मतलब अपना संविधान लागू हुआ था। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से
गढ़ने का आंदोलन भी था, जिसको बोलते थे संविधान। हमें देश को एक नया मोड़ देना था, एक नया अंदाज देना था, एक नया भविष्य देना था, एक नया जुनून देना था, एक नया समाज देना था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इससे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, अब तक चलता है, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। हमसे एक लड़का, हमारे दोस्त ही हैं, वो सवाल पूछे, क्या मंत्रियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए? ये लागू कर देना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा हो वही मंत्री बन सकता है। अगर पढ़ा लिखा मंत्री बन जाए तो अनपढ़ लोगों की नहीं सुनेगा, जब अनपढ़ लोगों की नहीं सुनेगा तो देश में गरीबी, भिखमंगा, भिखारीपन ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब चलो हम उसको जवाब क्या दिए कि हम अगर यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के, चाहे प्रधानमंत्री, तो हम कभी भी ये रूल्स लागू नहीं करेंगे कि भारत के सारे नेता पढ़े लिखे होने चाहिए। क्योंकि जो इंसान पढ़ लिख लेता है, वो केवल अपना परिवार चलाता है, देश चला ही नहीं सकता। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो नौकरी करने के लिए ही पढ़ते हैं, वह कभी भी देश चलाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। 28 में 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रची गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। ये मानना था कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, ये सब पूछ रहे थे। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान के सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इसमें से भारतीय संविधान के अनुसार वोट देने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, स्वतंत्र समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यक मतलब जो समुदाय कम है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी इसमें बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी पहलुओं, उसको बोलते थे मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी कि हमें क्या क्या करना है। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। एक तरह से औपनिवेशिक शासन जो था, विदेशी शासक जो अंग्रेजों का था, राजनीतिक संस्थाओं जो हमारे थे वहाँ के राजनेता, और व्यवस्थाओं जो व्यवस्था थी हमारे समाज में, उनके अनुसार से राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली थी। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था, बहुत कम। जो लोग अमीर हैं, पढ़े लिखे थे, उनको। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। प्रदेश में राज्य मुख्यमंत्रियों के लिए चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। समझ लो, बाकी सारा ताकत केंद्र के पास था, बस कठपुतली विधानसभा में बैठा है, जिसको बोलते थे मुख्यमंत्री, सीएम उम्मीदवार। पर विधानसभा में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्था बनानी थी। अपना व्यवस्था संस्था खुद से बनाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था के लगभग उस जस का तस अपना लिया गया। कुछ पुरानी व्यवस्था थी, उसको उसी के जैसा अपना लिया गया। 1935 का भारतीय सरकार कानून, 1935 में भारत सरकार कानून जब पास हुआ था,
आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया, बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया था। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। मतलब इतना समझ हर किसी को आ गया था कि किसी भी बात को समझने में किसी को हिचक नहीं होता था। ये देखो चित्र, अबुल कलाम आजाद, जन्म 1878, 68 है क्या है ये, 1888 से उनका जन्म है और 1958 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीतिक के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने थे। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची में काफी प्रभावित थे। उनसे काफी प्रभावित भी थे क्योंकि सारा चीज तो उन्हीं के बदौलत था। रूस में हुए समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। जो हमारा अभी आर्थिक सहमति है, आर्थिक और सामाजिक क्षमता है, उसके अनुसार से अपना व्यवस्था तय करना था। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वो लोग दूसरे का नकल नहीं करना चाहते थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या यह चीजें भारत के लिए उपयोगी होंगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद दी है। इसलिए क्या यह हमारे संविधान के लिए सही होगा, भारत के लिए सही होगा कि नहीं होगा। ये चित्र आप देख सकते हैं टीटी कृष्णमाचारी, जिनका जन्म 1899 में हुआ और 1974 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान तमिलनाडु, प्रडुप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेसी नेता, व्यापारी भी थे, बिजनेसमैन थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। ये नीचे है राजेंद्र प्रसाद, हमारे बिहार के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 1884 में हुआ और मृत्यु 1963 में हुआ। जन्म बिहार, संविधान सभा के अध्यक्ष, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे वहां पर गांधी जी के साथ थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे संविधान सभा कि उसका गठन कैसे हुआ था और कितने लोग वहां पर थे। इंद्रजीत में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।